सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 CBSE पाठ्यक्रम और हमारी जो पुस्तक है कृतिका भाग 2, उसमें हमारा द्वितीय पाठ है जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। देखो, जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्य प्रधान कहानी है और उसके लेखक हैं हमारे नई कहानी के आंदोलनकर्ता कमलेश्वर। देखो, इस कहानी में जो बताई गई है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में आएगी और अच्छी तरह से समझ में आएगी। देखो, पहली चीज़, नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक होता है। ये जो नाक होता है ना, ये सम्मान का प्रतीक होता है। आपने नाक के ऊपर मुहावरे भी सुने हैं, नाक बहना, नाक कटना, नाक न होना, ये सब मुहावरे किसके प्रतीक हैं? सम्मान के प्रतीक हैं। दूसरी बात इसमें बताइए, सरकारी व्यवस्था पर करारी चोट की गई है। हमारी जो सरकारी व्यवस्था है उस पर करारी चोट की गई है कि सरकारी व्यवस्था का जो व्यवस्थापन है वह बिल्कुल बेकार है। सत्ताधारी की औपनिवेशी मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर तीखा प्रहार। जो विदेशी है उसके ऊपर जो प्रभाव है, आकर्षण है, वह भी बताया गया है। तो यहाँ पर कहानी सार की बात करें तो मैं आपको वैसे मामूली तौर पर बता देता हूँ, फिर अपन इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। एक बार में आपको ये कहानी समझ में आएगी निश्चित तौर पर। देखो, सबसे पहली चीज़ आप पढ़ेंगे, पाठ का नाम जॉर्ज पंचम की नाक। नाक मतलब यहाँ कहीं ना कहीं सम्मान की बात करी गई है। अगर जॉर्ज पंचम है, एक विदेशी व्यक्ति का नाम है, जाहिर सी बात है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है रानी एलिजाबेथ द्वितीय से, प्रथम से नहीं, रानी एलिजाबेथ द्वितीय। रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत आगमन होता है और भारत आगमन जब होता है तो हमारे देश में इनके स्वागत के लिए तैयारियां की जाती है। रानी एलिजाबेथ के साथ इनके सभी बावर्ची वाले, टेलर वगैरह सभी आते हैं। तो सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति होती है टेलर की। वह सोचता है कि रानी भारत में है तो भारत में जाने के बाद उनके लिए कपड़े बनाना, और कपड़ा कहाँ से मिलेगा? कपड़ा रानी एलिजाबेथ जैसा कपड़ा पहनती है वैसी क्या भारत में स्थिति है, या फिर भारत में वह बनाने के लिए वह व्यवस्था मिलेगी या नहीं मिलेगी? इस प्रकार का करारी चिंता हो जाती है। परंतु अगली ही बात क्या हो जाती है कि जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई रहती है दिल्ली में। तो दिल्ली जब वह आएगी तो सबसे पहली नज़र उसकी जॉर्ज पंचम पे पड़ेगी। तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति को जब देखा जाता है तो उसके नाक नहीं होती है। अब उस नाक को लेकर सरकारी तंत्र में क्या बन जाती है? एक परेशानी पैदा हो जाती है कि इसकी नाक कहाँ से लगाई जाए। तो पहले तो एक मूर्तिकार को इसका ठेका दिया जाता है। मूर्तिकार सोचता है कि अब नाक कहाँ से लाई जाए। तो पहले तो सरकारी कागज़ों को या फाइलों को खलाला जाता है कि कहीं ना कहीं जिस पत्थर का यहाँ प्रयोग किया गया है उस पत्थर के बारे में पता चल जाए तो हमें आइडिया हो जाएगा कि वह पत्थर कहाँ से लाना है और उस पर फिट कर देना है। परंतु वह सरकारी कागज़ों में वह पत्थर नहीं मिलता है। अंततोगत्वा एक फिर से मीटिंग होती है, उसमें ये फैसला लिया जाता है कि जिसके नाम ठेका है वह पूरे भारत में घूमता है, परंतु फिर भी उसको नहीं मिलता है। फिर धीरे 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 एट लास्ट जाकर फिर कहा जाता है कि हमारे देश में तो बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, कहीं ना कहीं किसी भी क्रांतिकारी की नाक फिट कर दी जाए। परंतु उस जॉर्ज पंचम पर किसी भी क्रांतिकारी की, कोई स्वतंत्रता सेनानी की कोई भी नाक फिट नहीं हुई पाई। यहीं पर एक व्यंग्य निकलता है कि हमारे देशभक्तों की तुलना वह जॉर्ज पंचम नहीं कर सकता। कहा जाता है कि एक छोटे से बच्चे की नाक उस पर फिट करने की बात करी जाती है पर वो भी नहीं हो पाती है। लास्ट में एक डिसीजन लिया जाता है कि किसी न किसी, इतनी बड़ी आबादी है भारत देश की, किसी न किसी जिंदा व्यक्ति की नाक ही क्यों न लगा दी जाए। तो अंततोगत्वा कैसे उसके नाक लगती है, किस तरह से भारत का सम्मान बचता है, उस पर हम बात करेंगे। ये बहुत ही अच्छी कहानी है, ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन। देखो, रानी एलिजाबेथ जब भारत आती है तो बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में उसकी चर्चा हो रही थी। शाही दौर के लिए जो तैयारियां हो रही थी उनकी खबर समाचार पत्र भरे हुए थे। रानी के दर्जी की परेशानी थी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौर पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी जो जासूस भी था, पहले ही दौरा करने वाला था, नया ज़माना था, इसलिए फ़ोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में छपी खबरें
अलग अगले दिन हिंदुस्तानी अखबारों में भी नजर आने लगी। रानी ने नीले रंग का सूट बनवाया जिस पर रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया। 400 पाउंड उस सूट पर खर्चा आ गया। रानी की जन्मपत्री भी छिपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे। उनके नौकर, खाने पकाने वाले, खानसानों और अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। यहाँ तक कि शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में आई। चारों तरफ बड़ी धूमधाम मची हुई थी। राजधानी में खूब तहलका मचा हुआ था। रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, इसलिए कुछ तो होना चाहिए। देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट हो गई। काया पलट होने का मतलब है कि दिल्ली की साफ सफाई और सूरत बदल गई। सड़कें नई बन गई। इमारती में कोमलांगी की तरह श्रृंगार किया गया। अब ये तो बात थी रानी एलिजाबेथ सेकंड का आने का। अब देखो उसके साथ साथ ये एक खबर होती है कि जॉर्ज पंचम की नाक की दास्तान बीच में यहाँ टपकती है। वह कैसे? सब कुछ होता जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जॉर्ज पंचम की नाक, इस नाक की भी लंबी दास्तान है। एक समय इस नाक के लिए कई आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, नेताओं ने भी भाषण दिए थे, अखबारों में भी खबरें छपी थी, परंतु जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, इस बात पर बहुत बहस हुई। हर राजनीतिक आंदोलन में कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में। ज़्यादातर लोग खामोश थे। उनकी ताकत दोनों तरफ थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार नियुक्त कर दिए गए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी जिस पर लोगों के हाथ पहुंच जाते, उन्हें शान शौकत से उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया जाता। उसी ज़माने में एक घटना घटित हुई। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, मूर्ति की नाक चली गई। परंतु उस मूर्ति की जो नाक थी वह पता नहीं किसने चुरा ली। अब देखो सरकारी तंत्र को लेकर, अब उस नाक को लेकर सरकारी तंत्र में चिंता होगी, क्योंकि देखो रानी एलिजाबेथ भी इंग्लैंड से और जॉर्ज पंचम भी विदेशी शासक। तो कहने का मतलब वो अगर उनकी नज़र पड़ेगी तो वो यही सोचेगी कि भारत में आने के बाद भी हमें जॉर्ज पंचम की नाक और ये टूटी फूटी मूर्ति देखने को मिलती है। एक परेशानी बढ़ जाती है। रानी आए और जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक न हो तो बुरा लगेगा। देश भला चाहने वालों की एक सभा बुलाई गई, देश का भला चाहने वालों की। सभी इस बात में सहमत थे कि अगर नाक नहीं तो सबकी इज्जत नहीं रहेगी। उच्च स्तरीय संगठन हुआ, दिमाग पर जोर डाला गया। परिणाम ये निकला कि हर स्थिति में नाक होना जरूरी है। इसलिए एक मूर्तिकार को शीघ्र ही दिल्ली में हाजिर होने का हुक्म दिया गया। मूर्तिकार ने आते ही सभी हुक्म देने वालों के चेहरे देखे। उन चेहरों पर अजीब परेशानी थी। चेहरे लटके हुए थे, कुछ उदास बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। उसे जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए कहा गया। वह जानना चाहता था कि जिस मूर्ति पर नाक लगनी थी वह कब और कहाँ बनी थी। इसके लिए वह पत्थर कहाँ से आया था। सबने एक दूसरे को देखा, नज़रों में एक दूसरे की जिम्मेदारी डालनी चाहिए। बाद में एक क्लर्क को इस बात की पूरी छानबीन करने के लिए कहा गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों को खोला पर कुछ पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर बताया कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। यह सुनते ही हुक्म देने वाला भी उदास हो गया। अब देखो नाक लगाने का कार्यभार उस कमेटी को ही सौंपा गया। अब मूर्तिकार का क्या सुझाव रहता है उसी समय बीच में? मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने हल निकाला कि हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर वह जाएगा, ऐसा ही पत्थर खोज कर लाएगा। कमेटी के सभी सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने बड़े गर्व से कहा कि हिंदुस्तान में हर चीज़ मिल जाती है, खोज करने की आवश्यकता है, मेहनत करनी होगी, इसका फल मिलेगा, आने वाला ज़माना भी खुशहाल होगा। एक छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौर पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद लौटकर निराश होकर यह खबर दी गई कि पत्थर कहीं नहीं मिला। वह यह पत्थर भी क्या था? विदेशी था। सभापति ने उत्तेजित होकर कहा कि विदेशों की सारी चीज़ हम हिंदुस्तानी अपना चुके हैं। दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन, जब हिंदुस्तान के बाल डांस मिल सकता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? अब पहले तो मूर्तिकार चुप खड़ा रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आई। उसके पास एक तरीका था, पर अखबार वालों तक ये नहीं पहुंचना चाहिए। उसने पहले ही कह दिया कि प्रेस वाले यहाँ नहीं होने चाहिए। सभापति की आंखों में चमक आई।
कमरे में सब दरवाजे बंद कर दिए गए। मूर्तिकार ने कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियों में से वह नाक उतार ली जाए जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर ठीक बैठे। सभापति ने धीरे से कहा, यह काम बड़ी होशियारी से होना चाहिए। मूर्तिकार देश दौरे पर निकला। उसके पास नाक का नाप था। उसने सारे देश की मूर्तियों का अवलोकन किया, सबके नाकों का नाप लिया, परंतु जॉर्ज पंचम के नाक से सबकी बड़ी निकली। सुनकर सब हैरान हो गए। सबको दिलासा देते हुए मूर्तिकार ने कहा कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है, शायद बच्चों की नाक ही फिट हो जाए। ये सोचकर वहां भी पहुंचा, पर वह भी बात नहीं बनी। राजधानी में सब तैयारियां हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति को साफ किया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, बस नाक नहीं थी। बड़े बड़े अधिकारियों तक ये बात पहुंची। सब परेशान हो गए कि नाक नहीं लगी तो रानी का स्वागत करने का मतलब ही क्या, इससे तो हमारी नाक कट जाएगी, अर्थात बदनामी होगी। फिर मूर्तिकार की नई योजना क्या है देखो। ये 2-3 बात तो हो गई है, न तो फाइलों में उसके बारे में मिला, वह देश का भ्रमण कर लिया, नहीं मिला। क्रांतिकारियों की नाक नहीं मिली, फिर भी एक बच्चे की नाक लगानी थी, वो भी नहीं मिली। अब फिर नई योजना बनाता है। मूर्तिकार पेशे से लाचार था, वह हार मानने वाला कलाकार नहीं था। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने पहले वाली शर्त दोहराई, कमरे के बंद दरवाजे की जाए। फिर मूर्तिकार ने नई योजना पेश की। नाक लगाना जरूरी है, इसलिए 40 करोड़ में से किसी एक व्यक्ति की जिंदा नाक लगाकर काट कर लगा दी जाए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सभापति ने सबकी ओर देखा। सबको परेशान देखकर कानाफूसी हुई। मूर्तिकार को इसकी इजाज़त दे दी गई। नाक लगाने से जुड़ी तैयारियां। अखबारों में सिर्फ इतना छपा गया कि नाक का मसला हल हो गया। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति, देखो नाक लगने के लिए जुड़ी जो तैयारियां उसके बारे में है। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लग रही है। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों को तैनात कर दिया गया। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ कर दिया गया, उसमें ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाए वह सूखने न पाए। इस बात की जानकारी जनता को नहीं थी। रानी के आने का दिन भी नज़दीक आ रहा था। मूर्तिकार अपने बताए हल से स्वयं परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। उसे मदद मिल गई। अब देखो जॉर्ज पंचम के नाक किस तरह से लगती है। दिन आ गया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई, किसी जिंदा व्यक्ति की नाक लगाई गई है। सब अखबारों में खबरें छपी गई कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कहीं से भी पत्थर ही नहीं लगती। उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, देश में कहीं भी किसी प्रकार का उद्घाटन का समाचार न था, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, किसी का भी स्वागत नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी को भी ताज़ा चित्र नहीं छापा था, सारे समाचार पत्र खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। लेखक पाठकों के विचार के लिए अंत में प्रश्न छोड़ देता है। नाक तो सिर्फ चाहिए थी, वह भी बुत के लिए, वह भी इज्जत के लिए, परंतु वह नाक अंततोगत्वा क्या होती है, जिंदा नाक लगाने की बात सामने आती है। तो ये था हमारा जॉर्ज पंचम का पाठ जो नाक पर व्यंग्य कहानी है। व्यंग्य मैंने आपको बता दिया है कि नाक नहीं मिलती है, नाक सम्मान की, भारत के सम्मान की बात थी कि अगर नाक नहीं मिली तो हमारी नाक कट जाएगी। तो बहुत सारे उपाय किए गए, बहुत सारे तरीके अपनाए गए, परंतु नाक अंततोगत्वा जिंदा ही लगाई गई, क्योंकि हमारे क्रांतिकारी भी उस जॉर्ज पंचम से ऊपर निकले। उसका बलिदान भी साक्ष्य है कि हमारे जो क्रांतिकारी हैं उनका नाक उन पर फिट नहीं हो सकता। ये था जॉर्ज पंचम की कहानी, और आप सभी को समझ में आई होगी। नहीं आई है तो एक बार फिर से शुरू से लेकर अंतिम तक अवश्य सुने। धन्यवाद।